नमस्कार दोस्तों। आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। जी हाँ, नीरो बंसी बजा रहा था। असलियत में इसे कहा जाता है, जो असली शब्द है, कि रोम जल रहा था और नीरो वायलिन बजा रहा था, डांस देख रहा था। जी हाँ, वो उस समय वायलिन बजा रहा था और डांस देख रहा था। वो कौन था? नीरो रोम का सम्राट था, राजा था, वहां का शासक था। ऐसा शासक था, जब सब कुछ तबाह हो रहा था तो वो शानदार महल बनवा रहा था, शानदार अपना जो कहेंगे संसद, या जो भी आज की डेट में जैसे संसद कहा जाता है, अपना ऑफिस सब कुछ बनवा रहा था, दरबार बनवा रहा था। जी हाँ, सारा पैसा उसमें फूक रहा था। याद करिए एक इतिहास को, जब पूरा भारत कोरोना के मार से मर रहा था, लोग एक एक पैसे के लिए परेशान थे, पैदल चले जा रहे थे, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, दवाएं नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, और पानी भी नहीं मिल रहा था, रोटी भी नहीं मिल रही थी। तब भारत का प्रधानमंत्री अपने महल में बैठ के कबूतरों को दाना चुगा रहा था, और एक महल के साथ साथ एक शानदार संसद बनवा रहा था, और बहुत कुछ वहां बनवा रहा था, सुंदरीकरण। जी हां, वो पैसा उस देश की जनता की समस्या से निजात दिलाने के लिए नहीं, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के, अपनी जिसे कहेंगे महिमा मंडन के लिए खर्च कर रहा था। जी हां, और भी बहुत कुछ कर रहा था, उस पर बात नहीं करूंगा। तो आज भी यही हो रहा है। जब भारत तबाह हो रहा है, भारी संकट में है, और जिस तरीके से वेस्ट एशिया में, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में पूरी दुनिया फंस गई है, वेस्ट एशिया का यह संकट हमारे भी घर पे आ गया है और दुनिया के कई देशों में चला आया है। ऐसी स्थिति में जब सबसे ज्यादा उस वेस्ट एशिया से भारत के नागरिकों को वापस लौटना पड़ा है, 3.5 लाख लोग भारत वापस आ गए हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के उन्हें भागना पड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने हालात को सुधारने के लिए। जी हां, जब ये हालात हो तो उस स्थिति में हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, सवाल होगा। अब सवाल यहीं पे मैं नहीं छोड़ता हूं, सवाल का एक आपको अंश भी दिखा देता हूं। सवाल यह भी है, इस देश के विभिन्न हिस्सों में से जो यूपी बिहार के तमाम सारे लड़के मजदूरी करने जाते हैं, लोग जानते हैं उनकी क्या हालत, इसीलिए गांव चल रही तो सरकार से तंग हो गई। गांव में फंसे, गैस नहीं था, जा रहे गांव, बच्चे छोटे छोटे हैं। वो पहले भरा था तो चल गया, अब खत्म हो गया, अब जा रहे हैं। गैस महंगा हो गया है, 400 रुपया किलो, इसलिए गांव जा रहे हैं। तो ये सब लोग, हम इधर नीचे पूरे 10 लोग आए। आप लोग क्यों जा रहे हो? वही बात है भाई, गैस महंगा हो गया तो किधर से क्या करेगा, लकड़ी पर बनाने देगा नहीं, कोई चीज का व्यवस्था तो चाहिए ना। होटल में कितना खाएंगे? 100 रुपया होटल में खाना लगता है, 100 रुपये में भी पेट नहीं भरता है। पेट नहीं भरता है, क्या करेंगे? प्रदेश में रहने का कोई मतलब नहीं है सर। 5,000 के बाटला मिल रहा है, क्या करोगे? मजबूरी में घर जाना पड़ेगा ना। गैस नहीं है, गैस की समस्या से खाना किस में खाएं? अभी खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है तो गांव में जाके लकड़ी से तो बना सकते हैं। यहाँ पे अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है। ये मैंने एक दर्द दिखाया कि लोग, ये गुजरात के सूरत के लोग हैं, वहां से वापस जा रहे हैं, वहां से अपने घरों के लिए जा रहे हैं, जहां से निकल के आए थे कि हमें रोजगार मिलेगा, हम इतने पैसे कमा लेंगे कि खुद भी खा लेंगे, अपने बच्चों को भी खिला लेंगे, और अपने माँ बाप के लिए भी कुछ भेज देंगे। आज उनकी यह स्थिति है, इस दशा में आ गए। ये वो लोग हैं जो छठ के त्योहार पे सामान्य तौर पे जाते हैं, वैसे कम जाते हैं।
तो सोचिए, जो इस तरह से जाते हो वो आज बीच में भाग रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बात हुई, तमाम सारे लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया, उन्हें भी भागना पड़ रहा है। और इसके अलावा तमाम संकट है, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं है, धीरे धीरे सब जगह फैल रहा है। मैं आज सुबह एक रेस्टोरेंट पे गया, बहुत अच्छा चलता था। उनके यहाँ स्थिति होती थी कि नाश्ते के टाइम में या लंच के टाइम में आपको सीट मिलना मुश्किल होती थी, क्यों लगानी पड़ती थी कि हाँ अभी रुकिए, कोई टेबल खाली होगी तब अंदर। गया, खाली सा पड़ा था, 2-4 लोग थे। मैंने उनके साथ चाय पी, बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये स्थिति क्यों? उनका भैया 15 सिलेंडर लगते थे रोजाना, आज यह स्थिति है कि सारी कोशिशों के बाद में 2-3 सिलेंडर इंतजाम हो पा रहे हैं। क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे? तो बहुत सी सीमित सी चीजें कर दी हैं एक तो। और संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि कोयले वाली भट्ठी जलानी पड़ेगी, और उससे फिर हम सीमित चीज ही बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कि दाल रोटी और ये सारी चीजें कर दें। इसके अलावा तो और ज्यादा आइटम कर नहीं पाएंगे। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट रिनोवेट कराया था, लाखों रुपए लगाए थे। अब उनका दर्द मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? मैं उनके दर्द को सुन ही सकता था, सुन के चला है। उनकी जब चाय पी रहा था, मेरे हलक से चाय नीचे नहीं उतर रही थी। कि आप सोचिए वो कितने दर्द में थे कि किस्त भी देनी है, कोई आमदनी का जो ये था कि हमने रेनोवेट किया है, थोड़ा और अच्छा होगा, उसकी बजाय ये प्रॉब्लम, ये चीज देखने को मिल रही। आज ही प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 40 पैसे बढ़ गया, और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो 22 रुपए से अधिक बढ़ गया। अब आप ये समझ लीजिए, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, और जब महंगी होगी तो किसके पल्ले पड़ेगी? हमारे आपके, और हमें आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए हमें फिर राहुल गांधी याद आते हैं। सुन लीजिए, उन्होंने एक बात कही थी, वो भी सुनना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति, देश को चलाता कौन है? किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती है, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति की यह विजन है, यह सोच है कि उस कामगार को सम्मान के साथ में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो सम्मान के साथ हिस्सेदारी की बात करता हूं, आज क्या हुआ है? आज उससे सम्मान भी छीना जा रहा है, उससे हिस्सेदारी भी छीनी जा रही है, और उसका सब कुछ छीना जा रहा है। तो फिर आप कहेंगे तब क्या हो? तब यह स्थिति है कि भारत की सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यह सच बताने वालों को परेशान करा रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवा रहे हैं, उनके फेसबुक अकाउंट बंद करा रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट बंद करा रहे हैं, यानी एक्स अकाउंट, उनके इंस्टा अकाउंट बंद करा रहे हैं, उनके और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब को बंद करा रहे हैं। उनको बना के वो कमियां छिपाना चाहते हैं। वो कमियां छिपाने के लिए खुद फर्जी रील बनवा रहे हैं, डीप फेक बनवा रहे हैं, सारा वह काम कर रहे हैं जो कानूनन अपराध है, लेकिन कर रहे हैं साहब। और इस तरह से करके वो खुद भ्रम फैला रहे हैं, खुद इस देश की जनता को बरगला रहे हैं। जब बरगला रहे हैं तो हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन संघ तो बहुत अच्छा है, आरएसएस तो बहुत अच्छा है। तो आपको बता दूं, आरएसएस का देख लीजिए, फिर खबर छपी है वही नागपुर के अखबार में, वो देख लीजिए। मोहन भागवत बोले, बहुत अपेक्षा नहीं पर सही संदेश के लिए मीम रील और बढ़ाएगी आरएसएस। यानी इससे साबित होता है कि उन्होंने कहा मीम और रील
और बढ़ाएगी आरएसएस। यानी यह आरएसएस यह काम करवाने जा रही है, वो ऑलरेडी करवा रही है, तो उसे अब बढ़ाएगी, मीम बनवाएगी, रील बनवाएगी, यानी फ्रॉड करेगी और लोगों को बरगलाएगी, झूठ बताएगी। तो यह स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इससे युवा आकर्षित होगा, आप याद करिए नरेंद्र मोदी को, बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, जब रोजगार की बात थी तो उन्होंने कहा कि यहां के युवा रील बना के ये सब करके रोजगार कमा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, और न जाने क्या क्या बताया था। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वास्तव में इससे कोई ऐसी कमाई नहीं होती कि कोई व्यक्ति इंजॉय कर सके और कोई बेहतर ढंग से आ सके। आज यह हालत कर दी है कि देश पूरी तरीके से फंसा हुआ है, और जब फंसा हुआ हो तब ये बताते हैं। और ऐसी स्थिति में भागवत बोलते हैं, युद्ध स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत का नतीजा है। दुनिया के कई देशों को भरोसा है कि ईरान इजराइल जंग भारत ही खत्म करा सकता है। यदि खत्म करा सकता है तो करा देना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा हो। 21 दिन हो गए हैं जंग के, और 21 दिन में बर्बादी में हम आ गए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चौपट हुई है, इस बात को आप समझ लीजिए, ये देख लीजिए, खबर है, और इसी को अखबार में आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में डूबे 13 लाख करोड़। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से ये पैसा डूब रहा है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और लगातार ये हो रहा है, और उसके बाद में ये समझा रहे हैं, तो इस देश का पैसा डूब रहा है, इस देश के लोग संकट में जा रहे हैं, इस देश के लोग मर रहे हैं, और सब कुछ यह हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी यह बताते हैं यदि रुकवा सकते हैं तो रुकवाइए। यह देखिए, खबर छपी हुई है, खाड़ी में फंसे 22 भारतीय जहाज। अभी भी 22 भारतीय जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं, बुरी तरह की हालत है। और ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? ये देखिए, राहुल गांधी ने बताया हिंसा की रोटी सेकना बीजेपी की फितरत। तो ये हिंसा फैला रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जब यह सब कुछ हो रहा हो तो फिर आप किसकी बात करेंगे? तो ये लोग यह करके आपको बरगला रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, मीम बनवा रहे हैं, और फिल्में बनवा रहे हैं। तमाम ऐसी फिल्में जो नफरत पैदा करती हैं, चाहे धुरंधर हो, चाहे धुरंधर 2 हो, चाहे केरला फाइल हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे जहां की फाइल, या पता नहीं रील, या जाने क्या क्या बताते हैं। तो जब इस तरह की बंगाल से लेके केरला तक, केरला से लेके कश्मीर तक तमाम फाइल्स और रील सब, वो सब कुछ बनवाते हैं, और ये बनवा के ये तो नोट कमाते हैं, लेकिन इस देश को नफरत में ढकेलते हैं, इस देश को हिंसा में ढकेलते हैं। जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है देश में, जहां कहीं पर मुसलमान दुकान चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, छोटे छोटे काम करके अपना रोजगार चला रहे हैं, तो उन पर हमला करते हैं इनके तथाकथित भगवाधारी गैंग के लोग, जिसे कहा जाता था कि जो ये टेररिस्ट है। और इस टेररिस्ट पे एक बिल्कुल किताब लिखी थी, एक जो है हाई कोर्ट के जस्टिस है, उनके फादर इन लॉ ने, और ये किताब जो जिस तरह से, तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से करके ये दुनिया को जहर में ढकेल रहे हैं। तो यह काम ये कर रहे हैं। तब इसी समय में एनआईए पकड़ती है म्यांमार की सीमा पर जो है अमेरिकी और यूक्रेनी कुछ लोगों को, और ये अमेरिकी और यूक्रेनी सीआईए के एजेंट हैं, और ये क्या कर रहे थे, भारत की सीमा पर वहां प्रशिक्षण दे रहे थे, हथियारबंद गुटों को तैयार कर रहे थे, ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। और ये लोग हिंसा करने और दूसरे तरह से किस तरह से इस पूरे इलाके को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। यही तो काम करते हैं, यही काम इन्होंने दुनिया में किया है। तो जब ये सब कर रहे हैं, तब राहुल गांधी की बात आती है कि हमें वास्तव में किसके लिए करना चाहिए? जो इस देश को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं।
जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और दूसरी तरीके से मेहनत करके इस देश को तैयार करते हैं, जो यह तैयार करते हैं, उनको यहां पर झोंक देते हैं, मरने के लिए झोंक देते हैं। इस देश के लोग परेशान हैं। कोई की शिक्षा बर्बाद हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। देश में इस समय सीबीएसई के कहीं एग्जाम चल रहे हैं, कहीं किसी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, और इन एग्जाम्स के दौरान यह संकट घरों को तबाही में ला रहा है। बच्चों के लिए बड़ी समस्याएं हो गई हैं, और जो कहीं थोड़ा बहुत गरीब है या और बुरी स्थिति में, उनके तो हालत खराब है। वो किसी तरह पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, आज उनके घरों की स्थिति इतनी बुरी है। और इन सब स्थितियों में उन्हें कोई सहायता, रिलीफ देने की बजाय सरकार से झूठ बोलती है, रील बनवाती है और नफरत फैलाती है। तो ये नफरत के बूते सरकार बनाने का काम करते हैं। इस समय 5 राज्यों के चुनाव का काम चल रहा है, तो खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। कहीं विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं सांसद खरीदे जा रहे हैं, और जिन पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इस तरह से खर्च करके ये पूरे चुनाव जीतते हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने कई चुनाव में देखे, राज्यसभा चुनाव में देखे, जिस तरह से इन्होंने पैसा खर्च करके राज्यसभा की अवैध तौर पर सीटें जीती। उन सीटों से यह समझ में आता है कि इनके पास में वही धन है, वो लूट का धन, जो इनको सत्ता दिला दे। और हमारे यहां हमारे नागरिकों का भी दोष है कि हम जो 60% लोग हैं, वो सही चयन नहीं करते। हमें झूठा ये सीआईए और दूसरे लोगों ने मिल करके जो एक नैरेटिव बनवाया और चलवाया कि हाँ साहब, कांग्रेस को बदनाम करो, इसको ये करो, वो करो। जिस कांग्रेस ने सब कुछ बना के खड़ा किया, इस देश को मजबूत भी बनाया, तमाम तरह से नीतियां तैयार की कि जिससे हर व्यक्ति खुशहाल हो, गरीब से गरीब को भी मिले, और अमीर भी इंडस्ट्री लगाए, दूसरी चीजें बढ़ाए, जिससे गरीब को उनमें भी रोजगार मिले। तो रोजगार, शिक्षा और इन सब की जिसने व्यवस्था की थी, उसे बदनाम करते हैं और कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। और जब हम यह सवाल करते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के सिर पर खुद जूत लगाते हैं कि जो इतने समझदार थे कि बार बार कांग्रेस को लाते थे, लेकिन हम मूर्खता में फंस गए, उस जाल में फंसे, और सालों साल से हमने जिस तरह से उस जाल में फंस के, नफरत में फंस के, हमने एक सच्ची उसको हटा दिया, और हम लेके किसको आए? उस व्यक्ति को जो फर्जी तरीके से बनाया गया था, जिसको सीआईए ने गढ़ा था, और जिसको लाने के लिए सारे झूठ के नैरेटिव चलाए गए, तमाम झूठे आरोप लगाए गए, जो अदालत में साबित हो गए कि सब झूठे। तो अब आप सोचिए कि सच को खत्म करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया, रील का सहारा लिया गया, कार्टून का सहारा लिया गया, और तमाम मीडिया का सहारा लिया गया। आज वही लोग रील बना के और सब कुछ बना के आपको बरगलाते हैं और आप फंसते हैं। और जो सच बताते हैं, उन पर ताला लगाया जाता है, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उन्हें और न जाने क्या क्या किया जाता है। तो अब आपके सोचने की बारी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। सोचिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, और इस देश का है, समाज का है। यदि आप सही फैसला ले सके तभी कुछ होगा, नहीं तो बर्बादी तो तय है। जी हां, लाइन में लगिए, मत जाइए, यही आपकी जिंदगी रह जाएगी। जय